नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का बड़ा दावा, 2024 में भी आएगी मोदी सरकार। रुद्रपुर में रोड शो और सभा को किया संबोधित। उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की पहली बैठक में विकास से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर कई अहम फैसलों पर मुहर। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत पहल। आरटीआई से मिले दस्तावेजों ने लगाई दून नगर निगम में हुए घोटाले पर मुहर। मेयर गामा के कार्यकाल में हुआ करोड़ों का भ्रष्टाचार। स्वच्छता समिति के नाम पर पैसे डकारे गए। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, अब दून से अयोध्या नहीं दूर। शुरू हुई देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री धामी के रुद्रपुर दौरे से। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी गल्ला मंडी इलाके से शुरू हुए रोड शो में शामिल हुए। रोड शो के बाद सभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने एक बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने दावा किया कि 2024 में केंद्र में फिर से एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि उनके तीसरे टर्म में, यानी कि तीसरे कार्यकाल में जब आप लोग अपने आशीर्वाद देकर उनको दोबारा से प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो तीसरी बार भारत दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक शक्ति बनने वाला है, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने वाला है। उन्होंने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, वो विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए भी हमको अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से जो एक उद्घोष किया था, वो उद्घोष हमेशा हमको कहीं ना कहीं उत्साह देने का काम करता है, हमारे अंदर ऊर्जा भरने का काम करता है कि हमको आगे बढ़ना है। और ये 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है, वो उत्तराखंड का दशक बनाना है। उधर टिहरी के बौराड़ी जिला पंचायत सभागार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में मंत्री धन सिंह रावत ने नवनियुक्त हुए 113 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही विकासखंड धौलधार में स्वास्थ्य उपकेंद्र में भवन निर्माण के लिए 60 लाख और सामुदायिक बहुउद्देशीय हॉल के लिए 44 लाख रुपए की 2 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टिहरी जिले में 100% नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती हो चुकी है। अब टिहरी जिले में 100% नर्सिंग अधिकारियों की पूरी हो गई। और मैं प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का भी, स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार 3000 नर्सिंग अधिकारियों को हम वर्षवार नौकरी दे रहे हैं। बैकलॉग हमने पूरा कर दिया है और सभी CSC, PSC जिला हॉस्पिटलों में अब नर्सिंग अधिकारियों की जितनी वैकेंसी थी वो पूरी हो गई। सचिवालय में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यहां पर नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टर समिट के दौरान मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए करार को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीन एनर्जी के लिए फंड की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। वहीं छात्रों को स्किल डेवलपमेंट कोर्स की ट्रेनिंग देने की कार्य योजना पर भी फोकस किया। सिमिलरली म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं जिसके माध्यम से अर्बन लोकल बॉडीज जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या नगर पालिका है, ये फंड्स रेज कर सकते हैं। और एक उन्होंने स्किलिंग प्रोग्राम के लिए भी पेशकश की है, जिसमें सिक्योरिटीज और इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स, इसके लिए मैन पावर तैयार करना। और ये हमारी जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे, सर्टिफिकेशन भी देंगे। वो अगर उस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उनको आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। और उसके अलावा एक स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया था। सिडकुल के फंड रेसिंग के लिए, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के फंड रेसिंग के लिए विभिन्न प्रपोजल्स पर चर्चा हुई थी। वहीं सीएम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यहां पर UIIDB की पहली बोर्ड बैठक भी ली, जिसमें उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर मंथन कर कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। आपको बता दें कि MD मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जल्द ही बोर्ड का ढांचा तैयार किया जाएगा और जो काम बोर्ड को सौंपे गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में धामी सरकार ने UIIDB यानी उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना बोर्ड का गठन किया है।
देखिए, यूआईडीबी को कौन कौन सा कार्य सौंपना है ये उसके बोर्ड तय करते हैं। तो कल इनिशियल जो बोर्ड मीटिंग है उसमें कुछ कार्यों को यूआईडीबी को सौंपने का निर्णय लिया है। अभी यूआईडीबी एक नया संस्था है और इसमें पहले उसकी ढांचा बनानी है, उसकी पोजीशंस को फिलअप करनी है और उसके बाद हम तेजी से इसमें काम करेंगे। दून नगर निगम में 5 सालों तक कर्मचारियों के वेतन के नाम पर किस तरह से करोड़ों का घोटाला किया गया, इसकी पूरी सच्चाई अब आरटीआई से सामने आ गई है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों ने इस घोटाले पर मुहर लगा दी है। घोटाले को लेकर आरटीआई में ऐसे बड़े खुलासे किए गए हैं जो होश उड़ा देने वाले हैं। देखिए कैसे देहरादून नगर निगम में करोड़ों का भ्रष्टाचार होता रहा और मेयर सुनील उनियाल गामा आंखें बंद किए बैठे रहे। दून नगर निगम में करोड़ों का घोटाला, आरटीआई में बड़ा खुलासा, एक नाम से कई लोगों की तैनाती, कई लोगों का नाम और पता फर्जी, गामा के संरक्षण में खेला गया बड़ा खेल, मेयर पार्षद का रहा तालमेल। लगता है कि दून नगर निगम अब घोटाले का अड्डा बन चुका है। पिछले 5 सालों में कर्मचारियों के वेतन के नाम पर करोड़ों का खेल किस तरह से खेला गया, आरटीआई से इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दून मेयर रहते हुए गामा के संरक्षण में किस तरह से घोटाला किया गया, इसकी सच्चाई सामने आ गई है। हम आपको कुछ बताएं उससे पहले आप इन दस्तावेजों पर एक नजर दौड़ाइए। ये उन कर्मचारियों के नाम हैं जिन्हें मोहल्ला स्वच्छता समितियों की तरफ से वार्ड में साफ सफाई का काम सौंपा गया। वेतन के नाम पर 15,000 रुपए निगम से रिलीज होते रहे, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तब पता चला कि कहीं पर कर्मचारी को रखा ही नहीं गया तो कहीं पर सफाई कर्मी को 15,000 की जगह 2,000 ही वेतन दिया जा रहा है। अब कोई और नौकरी पे था, उनके द्वारा मुझे लगाया था। अब आपको पैसे देते रहेंगे 2,000। आरटीआई से मिली लिस्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस लिस्ट में एक ही नाम के कई कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में शुभम नाम के 15 से भी ज्यादा अधिक लोग हैं, इनका पता नहीं है। एक वार्ड में 2 शुभम हैं और उनका पता 3 और 4 सालावाला हाथी बड़कला दिखाया गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम में करोड़ों के घोटाले का यह खेल किस पैमाने पर खेला जाता रहा। निगम के 100 वार्डों में कर्मचारियों की तैनाती हुई, इनमें से अधिकांश को फर्जी पाया गया। ये खुलासा किया गया है आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी की तरफ से। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक पार्षदों ने जो कर्मचारी तैनात किए उनमें कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो सफाई कर्मियों की जो लिस्ट आई उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को पूरा वर्णन है, कईयों के पैसे कईयों के पते ही नहीं है। तो ऐसे करते कई है यूपी के, कोई उधम सिंह नगर का, कोई मुजफ्फरनगर, कोई बिजनौर के, वो लगे हुए हैं। दूसरी चीज जब इसमें और इसमें डिटेल देखी गई तो इसमें ये नजर आया ये सारे के सारे फर्जी। कई नाम सेम कैटेगरी के आ रहे हैं लिस्ट में, कईयों और सेम पता आ रहे हैं हर वार्डों में। तो ये कई चीजें हैं इसमें, यहाँ तक कि गोदियाल, नैथानी, रावत, नेगी, सुंदरियाल, ये लोग भी स्वीपर का काम कर रहे हैं, गुप्ता, यादव। जब आप लिस्ट देखेंगे आप खुद चौंक जाओगे कि इसमें कितना बड़ा करप्शन का खेल खेला गया है। इसमें कम से कम 60 करोड़ से ऊपर का घपला है। तो ये जितनी भी तनख्वाह जो जारी थी ये पार्षदों की जेब में जारी थी। एक औरत ने अपने खुद बयान दिए कि हमें 2,000 रुपए देते थे। और सबसे बड़ा काम है जो इन्होंने रखे, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है, कौन कहाँ का है क्या नहीं है। तो ये सब मिली भगत करके कॉकस बना के एक षड्यंत्र के तहत पे ये सारा काम किए गए। सुनील उनियाल गामा, इनके कार्यकाल में ये सारे चीज व्यवस्था बनी गई है और इसमें ये लूट का आपको स्पष्ट दिख रहा है। इससे पहले भी हमने मेयर साहब की जो प्रॉपर्टी का ये दिखाया था। तो ये सारे के सारे आप मेयरों की आप प्रॉपर्टी की जांच करिए जी, आपको सब निकल के आ जाएगा। और तो 100 हैं और सब में ही घपला है, लगभग एक आधे को छोड़ के। और दूसरी चीज, अब हम इसमें विजिलेंस को इसमें शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। आरटीआई से ये बात भी सामने आई है कि मोहल्ला स्वच्छता समिति में ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, यादव, गुप्ता भी सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं और ये बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के लोग हैं जिन्हें सफाई कर्मी के तौर पर तैनाती दे दी गई। सफाई कर्मचारियों में गोदियाल, नैथानी, शर्मा, गहलोत, रावत, चौहान, गुप्ता भी शामिल हैं। ये घोटाला बीजेपी के मेयर सुनील उनियाल गामा के कार्यकाल का है।
इस दौरान निगम में तैनात अधिकारी भी कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आरटीआई से हुए खुलासे को लेकर जब अधिकारी से सवाल पूछा गया तो वो खुद फंसते दिखे। देखिए, पहली चीज़ जो पते के संबंधित है, उन्होंने आधार कार्ड की कॉपी और बैंक की डिटेल्स मांगी थी, जो उसी आरटीआई में जवाब अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि वे जो है निजी जानकारी होती है जिसे कि शेयर नहीं किया जा सकता। और इसके अतिरिक्त जो आपका दूसरा सवाल है कि एक ही नाम के कई लोग हैं, तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि जब 800, 900, 1000 आदमी है तो उसमें कॉमन नाम तो होंगे। उसमें आरटीआई में भी कहा जा रहा है कि सहारनपुर, बिजनौर के भी हैं, इसमें हाँ, तो इसमें कौन सी बात है। हमारे यहाँ देहरादून में तो बहुत से जो लोग हैं बाहरी क्षेत्रों के रहते हैं, अगर उसमें है तो उसमें हम किसी को मना नहीं कर सकते कि कोई आके काम करे नहीं करे। रोजगार के प्रति अगर कोई वो है और जो अगर वो कोई पर्यावरण मित्र का काम करना चाह रहा है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे हैं कि एक जैसा नाम कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि एक ही नाम के इतने अलग अलग कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्योंकि कर्मचारियों की पर्सनल डिटेल नहीं शेयर की जा सकती तो तस्वीर तो आप दिखा ही सकते हैं ना। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक सवाल तो खड़े होंगे ही। बहरहाल कुल मिलाकर देखिए तो दून नगर निगम में मेयर से लेकर पार्षद और अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों का खेल खेला गया। कर्मचारियों को वेतन बांटने के नाम पर पार्षद अपनी जेब भरते रहे और इस दौरान मेयर साहब चुप्पी साधे रहे। और अब भी गामा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, जो इन आरोपों को और भी बल दे रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देहरादून नगर निगम में जिस तरीके से करोड़ों के घोटाले का मामला उजागर हुआ है, आरटीआई से कई बड़े खुलासे हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ पूरी डिटेल आपके पास? चलिए, सबसे पहले हम इसमें ये जो आरटीआई में जो खुलासा हुआ है, सबसे पहले हम इसमें आपको ये बताएंगे कि कब शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था। साल 2019 में जब नगर निगम की जो दूसरी बोर्ड बैठक हुई थी, तो उसमें जो पार्षदों ने एक मांग रखी थी बोर्ड बैठक में, उसमें कहा गया था कि जो सफाई कर्मचारी जो नगर निगम के हैं, वो जो वार्डों में जो सफाई होती है वो कमी होती है, जिसकी वजह से उनको काफी लोगों को सुनना पड़ता है, जिसको लेकर एक बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि एक पार्षद समिति, स्वच्छता पार्षद समिति बनाई जाएगी, जिसमें पर डे के हिसाब से 500 रुपए के हिसाब से हर सफाई कर्मचारी को दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया था वार्डों के अनुसार जितने भी सफाई कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है उसी के अनुसार ही आपको सफाई कर्मचारी दिए जाएंगे, जिसको लेकर मैक्सिमम 16 सफाई कर्मचारी देने की बात की गई थी। और जो बोर्ड बैठक में इस बात पर एक मोहर लग चुकी थी कि जितने भी पार्षदों को अगर सफाई कर्मचारी चाहिए तो वो मिल जाएंगे। हालांकि जितने भी जो सफाई कर्मचारी रखे गए थे, उनके जो सैलरी जाती थी, यानी कि जो नगर निगम से जो सैलरी जाती थी, वो सीधे जो सफाई कर्मचारी को उनको नहीं जाती थी, बल्कि जो पार्षदों के द्वारा जो रखे जा रहे थे सफाई कर्मचारी, उनके द्वारा ये सारी की सारी सैलरी दी जाती थी, जो पर डे के हिसाब से 500 रुपए था। हालांकि सब कुछ तैयारी होगी, सबने अपने अपने पार्षद रख दिए, लेकिन जिस तरह से पूरे 5 साल ये जो समिति चलती रही पार्षदों की, जब ये कार्यकाल जो मेयर का खत्म हुआ, उसमें एक ऑडिट हुआ और जांच में फिर पता चला कि जो पार्षदों ने सफाई कर्मचारी रखे हुए थे वो सब फर्जी थे। मतलब हम इसमें आपको इस तरह समझाना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर उन्होंने 3 नाम दिए हैं, लेकिन आगे अगर बात करें तो उन्होंने नाम, पते, एड्रेस कुछ नहीं दे रखा था। 3 यहाँ पे नगर निगम में बताया गया है कि 10 पार्षद हमने रख ली, सफाई कर्मचारी रखे, लेकिन जब मौके पर देखा गया तो सिर्फ खाली 3 ही कर्मचारी मौके पर काम कर रहे थे। वहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसमें एक दूसरा भी मामला सामने आया था। इसमें कई पार्षदों ने अपने जो परिचित थे, अपने परिचितों को, जान पहचान को, उनको सफाई कर्मचारी में उन्हें लगाया गया था, जिनको 15,000 की सैलरी दी जा रही थी। जो अगर हम बात करें, वो जो रखे गए थे, जो इनके परिचित थे, जान पहचान वाले थे, वो एक जनरल जाति के थे। अगर कोई ब्राह्मण थे, कोई ठाकुर थे, कोई शर्मा थे, कई ऐसे जनरल जाति के थे जिनको पूरे 15,000 रुपये मिल रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या करा, उसके बाद जब आगे इन्होंने एक जो 3,000 में, 2,000 में, जो कि हमने कल एक अपनी रिपोर्ट में
खुलासा भी किया था। एक महिला जो नगर निगम में अपनी नौकरी की गुहार के लिए आई थी, जिसे सिर्फ खाली 2,000 रुपए दिए जाते थे, और जो जिसने उसे रखा था उसे 15,000 रुपए दिए जाते थे। उसने साफ तौर पे कहा था कि उस महिला पे काम नहीं होता है। उस महिला ने मुझे रखा है 2,000 में, और पार्षद ने कहा था, पार्षद ने भी एक लालच दिया था कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। इसी तरह पूरे 5 साल तक ये मामला चलता रहा, और अगर बात करें तो इसमें करीब 60 करोड़ से भी ऊपर का घोटाला हुआ है। जी हिमांशु, आरटीआई से जो दस्तावेज सामने आए हैं, इस लिस्ट में देखा जा सकता है कि कर्मचारियों के नाम और पते को लेकर काफी ज्यादा गड़बड़ियां सामने आई है। अब इसे लेकर किस तरह से जांच की बात कही जा रही है? जरूर, इसमें जो नाम पार्षदों ने जो लिस्ट दी थी, अब उसमें जो फर्जीवाड़ा करना था, अगर ऐसा नहीं है कि पार्षद इसमें मिली भगत है। इसमें अगर बात करें तो नगर निगम के जो अधिकारी है, जो पहले जो नगर आयुक्त रह चुके हैं, जो अब वर्तमान में है, जो वित्त के अगर विभाग की बात करें, सबकी मिली भगत से ये कार्य जो घोटाला हुआ है, सबकी मिली भगत से हुआ है। वहीं अगर हम बात करें जो नाम और पता है और एड्रेस है, जो भी है, उसमें जो भी दिए गए हैं वो सब फर्जी दिए गए थे। कईयों के तो नाम ही नहीं थे और उसको जो नौकरी दे दी गई है। कहीं के अगर हमने लिस्ट देखी है, जो आरटीआई के थ्रू जो लिस्ट निकली है इन सफाई कर्मचारियों की, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं के एक नाम के करीब 15 वार्डों में उनके नाम सामने आ रहे हैं। और वहीं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो आसपास के जो हमारे जनपद है, अगर दूसरे राज्य की बात करें, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, यहाँ के जो लोगों को नौकरी दी गई है। अब इसमें साफ तौर पे दिखता है कि जो पार्षद है, उन्होंने जो अपने जान पहचान वाले हैं, जो परिचित है, उनको नौकरी देने का काम किया गया है। और उसके बाद में आगे जो छोटे कर्मचारी रखने थे, अस्थायी जिन्हें कहेंगे, अस्थायी जो रखने थे, उन्हें सिर्फ खाली 2-2, 3-3 हजार का रुपए दिए जाते थे। जी हिमांशु, क्योंकि देखिए अधिकारी जो है वो भी लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है, एक जैसे नाम कई कर्मचारियों के हैं लिस्ट में, इसे लेकर उनका कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि अधिकारी ये समझ रहे हैं कि इस तरीके का गड़बड़ झाला हुआ है, लेकिन इसे किस तरीके से इस पर पर्दा डालने की कोशिश अधिकारियों द्वारा की जा रही है, इसे समझा जा सकता है कि इस पूरे खेल में अधिकारियों की भी मिलीभगत है। जरूर, अभी हमने आपको बताया कि जो शुरू से 2019 में जब ये समिति बनाई गई थी, तो ऐसा नहीं है कि पार्षद अपने तरफ से इतना बड़ा घोटाला कर सकता था। इसमें जो मेयर, जो निवर्तमान मेयर है सुनील उनियाल गांव में, उनका भी काफी बड़ा हाथ देखने को मिल सकता है। अगर हम वही बात करें, जिस तरह से घोटाला होता था, वो जो नाम, पता, एड्रेस जो भी दिया जाता था नगर निगम में, जो एक सफाई कर्मचारी का दिया जाता था, उसमें कहीं ना कहीं जो मिली भगत अगर साफ देखी जा सकती है कि जो नगर निगम जो अधिकारी है, जो वित्त, स्वास्थ्य अगर की बात करें, जितने भी विभाग अगर बात करें, तो सभी उसमें एक घोटाला सामने आता है। और वहीं अगर हम बात करें, आज जिस तरह से हमने स्वास्थ्य नगर अधिकारी से बातचीत करनी चाहिए थी, तो उन्होंने भी एक पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि कहीं एक नाम के कई नाम हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम जो लिस्ट हमने देखी है, हमने भी देखी, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक जो शुभम नाम का लड़का है, उसमें साफ तौर पर कम से 15 वार्डों में उसका नाम सामने आ रहा है। और कहीं ऐसी लिस्ट भी उसमें देखी है हमने, कई लोगों के उसमें एड्रेस साफ तौर पर नहीं है। जी वहीं लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने यहां पर बीजेपी सरकार को घेरा है। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने कहा कि लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। बार बार डॉक्टरों की तैनाती की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिस कारण लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधा का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक बार हमने प्रयास भी किया, सब लोगों के आशीर्वाद से डॉक्टर सब लोग डॉक्टर भी यहाँ पर आ गए थे, सब ठीक हो गया था। एक तो यहाँ पर क्या है कि पता नहीं क्या ऐसा कारण है कि डॉक्टर जब यहाँ आते हैं, वो 2 महीने से 10 दिन भी यहाँ नहीं टिक पाते हैं, क्यों यहाँ से जाते हैं। और दूसरी व्यवस्था ये है कि जब हम प्रशासन में या शासन में बात करते हैं, बात तो बहुत अच्छी होती है, परंतु व्यवस्था कुछ नहीं होती है। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अब प्रशासन और नगर निगम एक्शन मोड में है। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने रोडवेज बस स्टेशन से मंगल पड़ाव तक 65 दुकानें, भवन स्वामियों और सरकारी संपत्तियों को नोटिस जारी किया है, जिनको तोड़कर सड़क को चौड़ा किया जाना है। उन्होंने कहा कि चिन्हीकरण का कार्य पूरा हो गया है। हालांकि प्रशासन ने प्रभावित हो रहे लोगों को अपनी बात रखने का समय दिया है।
बस स्टेशन से लेकर के मंगल पड़ाव के बीच में जो प्राइवेट संपत्तियां चिन्हित की गई थी उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जो भी सरकारी संपत्तियां आती हैं जैसे बेस हॉस्पिटल है, स्टेडियम है, कोऑपरेटिव है, सरस मार्केट है और आगे प्राधिकरण की पार्किंग है, उनसे संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि उसको बाउंड्री वाल इनकी तोड़ी जानी है, रोड चौड़ीकरण में जितना क्षेत्र आ रहा है उसको शिफ्ट किया जाना है, तो अपनी तैयारी कर लें और जो उनकी बिल्डिंग्स प्रभावित हो रही हैं उसकी रिक्वायरमेंट को तलाश लें, उसकी जगह तलाश लें, कहाँ पर बनेगा, कितना बनाया जाना है, ये सारी चीज़ें अपनी तैयारी कर लें ताकि उनको बजट रिव्यू पेश कराया जाएगा। बाराकोट राज्य मार्ग 57 पर पाटन पुल से लेकर गलचौड़ा तक अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तहसीलदार विजय गोस्वामी ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण ध्वस्त करने से पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए जा चुके हैं। आज पीडब्ल्यूडी लोहाघाट द्वारा चिन्हित अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। रोड के किनारे जितने नाली, रैंप में जितने भी अतिक्रमण है, रोड के ROW में जितने अतिक्रमण किए गए हैं उनको विभाग द्वारा पूर्व में ही चिन्हित किया गया है और नोटिस भी एक विधिवत नोटिस जारी किए गए हैं सभी को। नोटिस जारी करने उपरांत भी लोगों ने अतिक्रमण अपने स्वयं से नहीं हटाए, जिसको आज ज्वाइंट कार्रवाई की जा रही है। राजधानी देहरादून में राज्य रेलवे सुरक्षा व्यवस्था समिति की 10वीं बैठक डीजीपी अभिनव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उत्तर रेलवे, पूर्वी उत्तर रेलवे, RPF, GRP के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन मार्ग पर GRP के नए थाने और चौकियों के निर्माण पर सहमति बनी। इसके अलावा वन्य जीवों को रेल संचालन से होने वाले नुकसान पर भी मंथन हुआ। ये राज्य रेलवे सुरक्षा समिति की जो है एक सालाना बैठक होती है, तो इस साल की बैठक जो है वो पुलिस मुख्यालय में की गई, जिसमें सुरक्षा से रिलेटेड RPF के भी आए थे और एडमिन से रिलेटेड जो है वो उनके मंडल अधिकारी भी आए थे रेलवे से। तो उसमें जो हमारे कुछ नए जो अभी थाना चौकिया, नई रेलवे लाइन जो पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जाएगी, तो यहाँ पर जो नए थाना चौकी बनने हैं तो उसमें हमारे जो कुछ प्रपोजल्स पेंडिंग है रेलवे में, तो उसके हमने उनको स्पीड अप करने के लिए जो है उनसे रिक्वेस्ट करी है रेलवे अधिकारियों से। हरिद्वार में रेलवे कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि हरिद्वार शाखा की नॉर्दर्न रेलवे मीन्स यूनियन ने यहां पर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के आह्वान पर 4 दिवसीय भूख हड़ताल बुलाई है। नाराज कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पर कोई विचार नहीं करती तो आगे आने वाले दिनों में रेलवे कर्मचारी रेल रोको अभियान चलाएंगे। हड़ताल का आज हमारा तीसरा दिन है और ये पूरे देश में, पूरी इंडिया के अंदर भूख हड़ताल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा की जा रही है और कल हमारा अंतिम दिन होगा। अगर इस पर भी सरकार नहीं चेतती है तो हमारे महामंत्री जी के निर्देशन में एक कमेटी है, JCM कमेटी है, उस कमेटी में निर्णय लिया गया है कि मार्च तक अगर हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार लागू नहीं करती तो मार्च के माह में रेल रोको अभियान होगा। रुड़की के शताब्दी द्वार चौक पर अंडे बेचने वाले युवक की मामूली कहासुनी में पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। बता दें कि पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं युवक की हत्या से क्षेत्र में तनाव है। मेरे लड़के का मर्डर हुआ, सबको पता, बाजार को पता, सबको पता, बेअन्याय में मारा गया मेरा लड़का। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा लड़का IST पे अंडे बेचता है, 8 साल हो गए, 10 साल दुकान लगाते हुए, कोई किसी को मारा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करा उसने। वहाँ पर उसका रिकॉर्ड देखे हैं, पुलिस में देखे हैं रिकॉर्ड और IST में देखे हैं रिकॉर्ड। क्यों मारा उन्होंने? किसी बात पर आपसी विवाद में एक युवक की स्टील की बाल्टी से पीटकर हत्या किए जाने की बात हुई थी कल रात में। इस संबंध में मृतक आकाश उर्फ साधु के पिता स्वामीनाथन की ओर से तहरीर दी गई, जिस पर अंतर्गत धारा 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया और उस अभियोग में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप अभिषेक नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों के बारे में आवश्यक जानकारी एवं सुराग से पताराशी की जा रही है।
लोहाघाट में लघु व्यापारियों ने क्षेत्र में मौजूद एसबीआई की शाखा में बैठे कर्मियों पर पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण न देने का आरोप लगाया है। व्यापारियों ने बताया कि 6 महीने से बैंक में ऋण मंजूरी की फाइल पड़ी है। सभी दस्तावेज पूरे होने के बाद भी बैंक पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण नहीं दे रहा है। बता दें कि व्यापारियों की शिकायत पर एसडीएम रिंकू बिष्ट ने संज्ञान लेते हुए समस्या के समाधान के लिए अधिकारी को निर्देश दिए हैं। मैं लोहाघाट में कम से कम 12-13 साल से व्यापार करता आ रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री योजना वाला जो मुझे दिया गया है, मैंने लिया, देने के बाद उनको वापसी करने के बाद भी वो लोग कहते हैं तो आज आना, कल आना, परसों आना, तरसों आना, ऐसे कहते हैं। क्या बोल रहा है ना? बैंक मैनेजर साहब भी कहते कल आना। 6 महीने पहले आपका जो है अप्लाई किया, 6 महीने पहले अप्लाई करते हो, ऐसे कह रहे लगे वो। आप उसका उधार कीजिए ना पहले आप। इस तरीके से पीएम स्वनिधि जो एक महत्वाकांक्षी भारत सरकार की योजना है, उसमें एक लाभार्थी के द्वारा बताया गया कि बैंक द्वारा कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। तो जो हमारे पटल सहायक इसको देखते हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उस लाभार्थी का कार्य कराया जाए। अगर किसी बैंक के द्वारा कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है तो उसकी हमें सूचना दें, ताकि कि जो इनके एलडीएम और एलडीओ हैं उनको इस संबंध में अवगत कराया जा सके कि आपके द्वारा भारत सरकार के कार्यक्रमों में सहयोग नहीं किया। 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस की भी शुरुआत की गई है, जो कि राम भक्तों के लिए बड़ा तोहफा है। देखिए रिपोर्ट। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, दून से अब अयोध्या नहीं दूर, शुरू हुई सीधी बस सेवा। आसानी से अब श्रद्धालु पहुंचेंगे राम नगरी अयोध्या। इस वक्त पूरा देश श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। हर तरफ राम का उद्घोष है, क्योंकि राम भक्तों को 22 जनवरी का इंतजार है, जब अयोध्या के राम मंदिर में राम लला विराजमान होंगे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल रहने वाला है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के राम भक्तों को तोहफा दिया है। राम भक्त आसानी से अयोध्या पहुंच सके, इसके लिए दून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। आईएसबीटी पर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद बस को रवाना किया गया। दून से अयोध्या सीधी बस सेवा राम भक्तों की सहूलियत को देखते हुए शुरू की गई है। अब आपको दून से अयोध्या तक चलने वाली बस सेवा के बारे में बताते हैं। रोजाना दोपहर 11:30 पर दून से अयोध्या के लिए बस रवाना होगी। अगले दिन सुबह 5:30 पर अयोध्या पहुंचेगी बस। दून से अयोध्या तक का किराया 1095 रुपए रखा गया है। बस एक तरफ से 754 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बस में 2 चालक नियुक्त किए गए हैं। 22 जनवरी को होने वाले श्री राम महोत्सव से पहले प्रदेश वासियों ने बस सेवा शुरू करने की मांग की थी। दून से चलकर ये बस हरिद्वार, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी होकर अयोध्या पहुंचेगी। आज से ऋषिकेश, हरिद्वार से भी अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू हो रही है। हरिद्वार डिपो की ये बस ऋषिकेश बस अड्डे से शाम 7 बजे, वहीं हरिद्वार से रात 8:30 बजे निकलेगी। अगले दिन दोपहर 12 बजे बस अयोध्या पहुंचेगी और उसी शाम 5:30 पर बस वापस आएगी। बता दें कि अभी तक देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार से कोई भी बस सेवा अयोध्या के लिए नहीं थी। परिवहन निगम की बसें केवल लखनऊ और कानपुर तक संचालित होती हैं। इस रास्ते पर ट्रेन की सीधी सेवा भी नहीं है। ऐसे में 4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने परिवहन सचिव को अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में पहले हल्द्वानी से बस सेवा शुरू की गई, फिर मंगलवार को देहरादून से बस सेवा शुरू हुई और आज से हरिद्वार से ये बस सेवा शुरू हो रही है, जो कि राम भक्तों के लिए एक बड़ा तोहफा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर अल्मोड़ा में अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। लोगों की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्षेत्र के युवा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए साइकिल यात्रा से रवाना हुए हैं। यात्रा में शामिल राम भक्तों ने बताया कि 540 किलोमीटर का फासला तय कर 20 जनवरी को रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। इंतजार तो बहुत लंबे समय से था हमें,
राम मंदिर पहुंचने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए। लेकिन इस बार हमारी ये कार्यक्रम होने के कारण हम जा रहे हैं वहाँ पर राम मंदिर, श्री राम मंदिर के पास अयोध्या पे। वहाँ का जयकारा नाम लेते हुए हम आगे की अपनी जर्नी पूरी करेंगे। बरसों से इंतजारी थी हमें राम मंदिर बनने की। आज हमारा राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है और हम उसके उद्घाटन पे उस पे जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ से। बढ़ते आगे, वहीं हल्द्वानी के काठ गोदाम में मौजूद HMT की खाली जमीन पर अब एम्स की शाखा खोले जाने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि संबंध में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एम्स के डायरेक्टर से मुख्यमंत्री धामी की बात भी करवाई है। अजय भट्ट ने बताया कि अगर उद्योग विभाग की मंजूरी मिल जाती है तो HMT की जमीन पर एम्स की शाखा खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका लाभ कुमाऊं के लोगों को मिलेगा। कि HMT में मैंने रेल के डब्बे बनाने के कारखाने के लिए 4 साल पहले लिखा था, लेकिन जगह कम होने की वजह से लिखित आ गया कि इतनी जगहों में नहीं होगा। तो तब से हम मुख्यमंत्री सभी लोग लगे थे कुछ ना कुछ यहाँ होना चाहिए। अभी उद्योग के लिए हमारी सरकार को HMT मिल गई। तो मैं अभी दिल्ली में था तो उनसे बात हुई मेरी, वहाँ के एम्स के डायरेक्टर, कि हमारे इसको पूरा एम्स क्यों नहीं बना सकते हैं, जरा मुझे नियम समझाओ। कौन सा वाला जो सैटेलाइट सेंटर खोल रहा है, किच्छा वाला। तो उन्होंने कहा वो तो सैटेलाइट भी ठीक है, लेकिन अगर आप जगह दे तो हम एम्स की शाखा खोलने पर जोर दे रहे हैं। आपके वहाँ जगह है तो बताइए। मेरे दिमाग में HMT ही आया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर होती तो अब तक राज्य में निकाय चुनाव हो जाते। वहीं मथुरादत्त जोशी ने हाईकोर्ट में सरकार के दिए जवाब पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि कैसे सरकार 6 महीने में लोकसभा और निकाय चुनाव को एक साथ संपन्न कराती है। सरकार निकाय चुनाव कराने के प्रति न कभी गंभीर रही है न गंभीर है। माननीय उच्च न्यायालय को पूछना पड़ रहा है कि आप चुनाव कब तक करेंगे, और मजबूर होकर सरकार को जवाब देना पड़ रहा है कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे। सभी झूठ अदालत में भी बोलने का काम भाजपा सरकार करती है, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो आपके पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं। क्या पार्लियामेंट के चुनाव नहीं कराएगी क्या? कब आप चुनाव कराएंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जहां एक तरफ तैयारी शुरू कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सभी मंत्री, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को एक खास जिम्मेदारी हर पोलिंग बूथ को लेकर दी गई है। क्या है ये जिम्मेदारी, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जहां खास तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं पार्टी के द्वारा एक खास कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, धामी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी और यहां तक कि कार्यकर्ता भी एक पोलिंग बूथ पर रात्रि विश्राम करेंगे और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अधिक वोट मिले, इसे लेकर पोलिंग बूथ को मजबूत करने का भी काम करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड में 12,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं और हर पोलिंग बूथ पर 24 घंटे यानी कि रात्रि प्रवास भी सभी को करना होगा, ताकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पोलिंग बूथ पर पार्टी को ज्यादा मजबूती मिल सके। देखिए, हमारी बूथ की कमेटी बनी हुई है, पन्ना प्रमुख हमारा काम बढ़ा हुआ है और पार्टी ने कार्यक्रम लिया कि गाँव चलो अभियान के तहत हमने तय किया उत्तराखंड के अंदर हमारे लगभग 12,000 करीब हमारे पोलिंग बूथ है, 12,000 कार्यकर्ता और ऊपर से नीचे, माना मुख्यमंत्री जी को भी एक बूथ पर रहना है, मुझे भी एक बूथ पर रहना है, तो हमसे नीचे के विधायक हैं, मंत्री हैं, हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, मोर्चों की प्रदेश की टोली है, एक एक कार्यकर्ता को हम एक बूथ देने वाले हैं। उस बूथ पर 24 घंटे प्रवास करना है और वहाँ की बूथ की जो हमारी टोली है उससे संपर्क करना है, घर घर लाभार्थियों से संपर्क करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने नेताओं को खास जिम्मेदारी हर पोलिंग बूथ की मजबूती को लेकर दे रही है। ऐसे में धामी सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्रियों का कहना है कि संगठन के द्वारा जो भी जिम्मेदारी चुनाव को लेकर दी जाएगी उसे बखूबी निभाया जाएगा। हमारे नेतृत्व ने ये निर्देश दिया है कि हम किसी भी बूथ पे हम लोग रात्रि वास करेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहीं हम 24 घंटे अपना पूरा समय देंगे। तो मैं समझता हूँ ये कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक तो है ये, लेकिन हमारे लिए भी अच्छा है। हम लोग, जैसा मैंने कहा, हम लोग कार्यकर्ता हैं
स्वाभाविक तौर से जो हमारा आने वाला 2024 है, अनेकों मायने रखता है 2024 हमारे लिए। अब 22 तारीख की बात करें, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी, उसके लिए हम लोग लगे हैं। अक्षत जगह जगह हम लोग बांट रहे हैं। मैं स्वयं कई जगह गया हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी माइक्रो प्लान के तहत अपनी तैयारियों में जुटी है और इसी के तहत हर बड़े नेता के साथ कार्यकर्ता को भी वही जिम्मेदारी पोलिंग बूथ को मजबूत करने की दी जा रही है, ताकि कार्यकर्ताओं के मन में भेद न रहे कि जो काम कार्यकर्ता कर रहे हैं उसे बड़े नेता नहीं कर रहे। इसीलिए एक आम कार्यकर्ता की तरह मुख्यमंत्री भी पोलिंग बूथ को मजबूत करते दिखेंगे, ताकि 2024 में बीजेपी का सपना साकार हो सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने की कवायद चल रही है। टीबी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग निक्षय मित्र की मदद ले रहा है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि पूरे देश में निक्षय मित्र बनाने में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में 20,000 टीबी मरीजों को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 10,000 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं 9,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके तहत मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा टीबी पेशेंट्स को हम लोगों ने निक्षय मित्र से जोड़ा है और उसमें से लगभग 10,015 टीबी पेशेंट्स अब तक ठीक हो चुके हैं और बाकियों का जो है उपचार चल रहा है, उनको हमने निक्षय मित्रों से जोड़ा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो निक्षय मित्र योजना हमारी चल रही है, इसमें जो निक्षय मित्र बन के लोग आ रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है समाज के हर वर्ग से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का बड़ा दावा, 2024 में भी आएगी मोदी सरकार। रुद्रपुर में रोड शो और सभा को किया संबोधित। उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की पहली बैठक में विकास से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर कई अहम फैसलों पर मुहर। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत पहल। आरटीआई से मिले दस्तावेजों ने लगाई दून नगर निगम में हुए घोटाले पर मुहर। मेयर गामा के कार्यकाल में हुआ करोड़ों का भ्रष्टाचार। स्वच्छता समिति के नाम पर पैसे डकारे गए। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, अब दून से अयोध्या नहीं दूर। शुरू हुई देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा।